नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल में। तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये वीडियो बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, और ऐसे ही सारे वीडियो हैं जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्पज़ से बनाया गया है। तो इस सारी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार एसआई 2025 के लिए सभी विषय का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, तो ये इस बार जो होने वाला है बिहार एसआई का एग्ज़ाम, या फिर बिहार में किसी भी एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखें। ठीक, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? ऑप्शन है न्यायिक सुधार से, ऑप्शन बी है शैक्षिक सुधार से, ऑप्शन सी है वित्तीय सुधार से, और ऑप्शन डी है सामाजिक सुधार से। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग एक पेन और कॉपी ले लें और अपना आंसर करते चले। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायिक सुधार से संबंधित है। तो 1883-84 का एडवर्ड बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से संबंधित था, जिसका उद्देश्य भारत में न्यायपालिका के नस्लीय भेदभाव को खत्म करना था। इस बिल का यूरोपीय समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके कारण इसे संशोधित करना पड़ा और अंततः 1884 में एक कमजोर प्रावधानों के साथ अधिनियमित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सर हेनरी टेलर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल, और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आंसर हो जाएगा ए, सर हेनरी टेलर। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। इसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविद ने इसकी खुदाई और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान निभाई। याद रखिएगा, इसकी खोज जनरल टेलर ने की, और इसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांची के महान स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, और बाद में शुंग काल के शासकों ने इसे सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है? ऑप्शन ए है इनाम गांव, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी है भीमबेटका, और ऑप्शन डी है हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा सी, भीमबेटका। तो भीमबेटका जलाशय रायसेन जिले के दक्षिण हिस्से में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है, और यह दुनिया के सबसे प्राचीन मानव निवास स्थलों में से एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे प्राचीन मानव स्थल निवास स्थल में से एक माना जाता है। ठीक, इसकी खोज 1957-58 में पुरातत्वविद B.S. वानकरन द्वारा किया गया था। पुरापाषाण काल की संस्कृति शिकारी संग्राहक थी, जो छोटे खानाबदोश समूह में रहती थी और औजारों के लिए पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी का उपयोग करती थी। इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं भोजन के लिए शिकार करना, फल इकट्ठा करना, आग का पता लगाना, और गुफाओं या अस्थायी झोपड़ियों में रहना। समय के साथ कला के रूप में गुफा चित्रकला और धार्मिक गतिविधियां जैसे दफनाने की प्रथा का भी प्रमाण सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है लखनऊ, और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका।
1857 के विद्रोह में एक प्रमुख वीरांगना थी। उन्होंने कम उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सीखी और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। उन्होंने अपने राज्य झांसी को बचाने के लिए संघर्ष किया और ग्वालियर के पास वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गई। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से प्रकाशन से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन बी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है यमुना कारजी और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे, जिन्होंने पटना से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। बाद में पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृत्यायन जैसे साहित्यकारों ने भी इसका सहयोग किया। अब कुछ और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हम लोग देख लेते हैं। उदंत मार्तंड 1826 में कोलकाता में प्रकाशित यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान रखिएगा, उदंत मार्तंड ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा 1822 में शुरू किया गया यह साप्ताहिक पत्र 4 भाषाओं अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में प्रकाशित होता था। यंग इंडिया 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई यह एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका थी। हरिजन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक और साप्ताहिक पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू पेट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष के साथ शुरू हुआ, जो बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी के स्वामित्व में आया। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1858 में शुरू की गई और यह पहली बंगला राजनीतिक पत्रिका थी। बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया यह भारत का पहला समाचार पत्र था। ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था और ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। तो कुछ महाजनपद, कुछ के सभी महाजनपद और उनके राजधानी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे काशी का राजधानी था वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, मगध का राजगिरी या फिर गिरिब्रज कहा जाता था, बज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर, पंचाल का अहिछत्र या फिर कंपिल्य, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक के पोतन, अवंती उज्जैनी या फिर महिष्मती, गंधार तक्षशिला, कंबोज राजपुरा या फिर कपीसी। आयोग की सारी राजधानियाँ और महाजनपद आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है वीर सावरकर, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्स मुलर, मध्य एशिया सिद्धांत मैक्स मुलर। यह सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। वेदों और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में पाई जाने वाली भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं इसका आधार है। इस मत के अनुसार आर्यों को मूल निवास स्थान एशिया था और जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से वे ईरान, अफगानिस्तान और फिर पंजाब के सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर बसे। सप्त सैंधव प्रदेश सिद्धांत। कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान वर्तमान भारत का ही हिस्सा सप्त सैंधव
प्रदेश 7 नदियों वाला क्षेत्र था। ऋग्वेद में आर्यों को इसी प्रदेश का निवासी बताया गया है। यदि वे बाहर से आए होते तो उनके मूल स्थान की जानकारी का उल्लेख होना चाहिए था, जो उपलब्ध नहीं है। भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के बीच समानता का कारण यह भी हो सकता है कि वे पहले से भारत में रहते थे और उनकी भाषा के शब्द धीरे धीरे अलग शाखाओं में बट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1937। जाकिर हुसैन समिति ने गांधी की बुनियादी शिक्षा जाकिर हुसैन समिति ने गांधी की बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक, जिसे बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा या वर्धा योजना भी कहा जाता था, पर अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की थी। यह समिति वर्धा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन अक्टूबर 1937 में पारित प्रस्ताव के आधार पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है कंबोडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डी होगा कंबोडिया। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था, जिसका निर्माण 12वीं सदी में सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। याद रखिए जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब कुछ और महत्वपूर्ण मंदिर देख लेते हैं, जैसे कि महाबलीपुरम का मंदिर। यह तमिलनाडु में स्थित है। ये 630 से 80 ईस्वी के बीच पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए थे। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में राजा अनंत वर्मन चोडगंगा देव ने 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में 11वीं और 13वीं सदी के बीच बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? समाज में कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी है धर्म परिमल समाज और ऑप्शन डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज के बारे में जान लेते हैं। सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार संस्था थी, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं जैसे वंचित वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक अधिकारों के लिए लड़ना और उन्हें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व से मुक्त करना था। इस संस्था ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और दलितों व किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी बुराइयों को समाप्त करने का केंद्रित था। आर्य समाज और कुछ और समाज सुधारक समाज को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था और इसे वेदों की ओर लौटो और छुआछूत का विरोध किया। आर्य समाज द्वारा जो कि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो और इसमें छुआछूत का विरोध किया गया। ठीक। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया गया। अलीगढ़ आंदोलन इसको सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। इसमें मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया। देवबंद आंदोलन यह मुस्लिम सुधारकों द्वारा शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य इस्लामी शिक्षा को पुनर्जीवित करना था। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरेजियो के विचारों से प्रेरित था। आत्मीय सभा ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1814 में स्थापित प्रारंभिक समाज था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे भारत में धार्मिक और दार्शनिक विचारों को बढ़ावा दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने भारत में धार्मिक और दार्शनिक विचारों को बढ़ावा दिया। फरेजी आंदोलन हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी सुधार आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन 19वीं सदी के अंत में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। तो ये सभी समाज सुधारक आंदोलन और संगठन थे। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को खालिस्तान द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को खालिस्तान द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है वेलेजली, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन सी है डलहौजी और ऑप्शन डी है हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा बी मैकाले। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। मैकाले सार्वजनिक निर्देश समिति के अध्यक्ष थे और उनकी सिफारिशों के परिणाम स्वरूप ही 1835 में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसने अंग्रेजी को सरकारी कामकाज और उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में और 1945 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए 1936 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में की थी। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में की थी। यह मूल रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा संगठन था। संगठन का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और जमींदारी प्रथा जैसी समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई और यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रभावी राजनीतिक संगठन में से एक था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीम उल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया गया और यह मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक मंच के रूप में उभरा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया और इसने भारत में भारतीयों की सेवा के लिए एक संगठन बनाया। राष्ट्रीय सेवक संघ 1925 में स्थापित यह भारत में एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था। 1925 में स्थापित यह भारत में एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में स्थापित और बाद में भारत में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा विकसित किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, भारत में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा विकसित किया गया था। गदर पार्टी 1913 में अमेरिका में हरदयाल और परमानंद और काशीराम द्वारा स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया। इसने भारत में स्वशासन की मांग की। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था और इसने स्वशासन की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ऑप्शन ए है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी है सरस्वती श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था। वह लखनऊ में 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण में एक किसानों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए आमंत्रित किया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा जबरन नील की खेती के खिलाफ प्रेरित था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया।
सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है MPT आचार्य, ऑप्शन डी है BD सावरकर, ऑप्शन डी है उधम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को लंदन में क्रांतिकारी उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारी थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में बैठक में ओडायर की हत्या कर दी, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के 21 साल बाद लिया गया बदला था। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित एक पार्क है, जहां 16 अप्रैल 1919 को अंग्रेज सैनिकों के एक समूह ने जमा भीड़ पर गोली बारी करके नरसंहार किया था। यह स्थल एक आयताकार उद्यान है, जिसके चारों ओर इमारतें हैं। संकरे रास्ते से इन इमारतों तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्ण देवराय प्रथम, और ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवराय द्वितीय। अब हम लोग सभी विदेशी यात्री को देख लेते हैं। तो यूनानी यात्री और सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। यूनानी यात्री और सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, जो 302 से 298 ईसा पूर्व के दौरान आए थे। फहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने 405 से 411 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। हेनसंग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 से 45 ईस्वी के बीच आए थे, और जिन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हेनसंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत सिंह एक अन्य चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने 7वीं सदी में भारत का दौरा किया था। अलबरूनी एक फारसी विद्वान थे, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने तहकीक-ए-हिंद की रचना की और उन्हें इंडोलॉजी का जनक माना जाता है। इब्न बतूता एक मोरक्को के यात्री थे, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, और उनकी यात्रा वृत्तांत को किताब उल रहेला के नाम से जाना जाता है। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी और अन्वेषक थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा की थी। अब्दुल रजाक फारस के एक यात्री थे, जिन्होंने 1440 के आसपास भारत की यात्रा की। निकोलो डी कांटे यह इटली के यात्री थे, जिन्होंने 1414 और 1420 से 1421 के बीच विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया। सर थॉमस रो ये अंग्रेज राजनयिक थे, जो 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आए थे। विलियम हॉकिंस एक अंग्रेजी यात्री थे, जो 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। रॉल्फ पिंच एक अंग्रेजी व्यापारी यात्री थे, जिन्होंने 1888 से लेकर 1599 के बीच भारत की यात्रा की थी। फ्रांकोइस वर्नियर 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे, जिन्होंने भारत में मुगलों के शासनकाल का वर्णन किया था। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी विदेशी यात्रियों को हम यहाँ पे कवर करवा दिया गया। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अकबर। तो जसवंत और बसावन मुगल सम्राट अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर चित्रकला का एक महान संरक्षक था, और उसके दरबार में मुगल चित्रकला शैली का विकास हुआ। अकबर के नवरत्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अकबर के नवरत्न में कौन कौन रहते थे और उनकी विशेषता क्या थी, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला थे अबुल फजल, एक विद्वान और इतिहासकार थे, जिन्होंने अकबरनामा और आइन ए अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। अब्दुल रहीम
खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना एक महान कवि और लेखक थे जो अपनी हिंदी दोहे के लिए जाने जाते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। फैजी एक कवि और विद्वान थे जो फारसी भाषा में विशेषज्ञ थे। राजा मानसी एक कुशल सेनापति और अकबर के सेनापति थे। राजा टोडरमल एक कुशल वित्त मंत्री थे जिन्होंने अकबर की राजस्व प्रणाली को सुधार किया। तानसेन एक महान संगीतकार और गायक थे जो अपनी अद्भुत गायन प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। फ़कीर जियाउद्दीन फ़कीर अजियुद्दीन एक सूफी और सलाहकार थे। यह एक सूफी और सलाहकार थे। मुला दो पियाजा अपनी हजीर वाबी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। तो ये सभी अकबर के नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण वाडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्ण वाडियार किस स्थान के शासक थे? ऑप्शन ए है फैसल, ऑप्शन बी है मैसूर और ऑप्शन सी है कामरूप और ऑप्शन डी है अहोम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैसूर। कृष्ण राज वाडियर मैसूर के शासक थे। वाडियर राजवंश के कई शासक थे जिनमें कृष्ण राज वाडियर तृतीय जिसका शासनकाल 1799 से लेकर 1868 तक था और कृष्ण राज वाडियार चतुर्थ जिसका शासनकाल 1902 से लेकर 1940 तक था। ये दोनों प्रमुख थे। कृष्ण राज वाडियार चतुर्थ को उसके शासनकाल के दौरान मैसूर के स्वर्ण युग के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें महात्मा गांधी द्वारा राजर्षि की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा किनको? तो कृष्ण राज वाडियार चतुर्थ को राजर्षि की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी और ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो ये ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले इसका किया गया था, ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में हुआ था और यह आधुनिक पाकिस्तान में स्थित था और इसमें चिकित्सक, गणितज्ञ, सैन्य विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि अगर आधुनिक विश्वविद्यालय की बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को स्थापित भारत में पहले विश्वविद्यालय में से एक था। ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को जिसकी स्थापना हुई थी, ये भारत में पहले विश्वविद्यालय में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय यह भारत का एक और प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। श्री रामपुर कॉलेज 1818 ईस्वी में स्थापित, यह भारत का सबसे पुराना कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए है लाहौर कांग्रेस 1929, जो लाहौर का अधिवेशन कांग्रेस का था 1929 में, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन 1924, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1888, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। तिरंगे का इतिहास 1906 में कोलकाता में फहराए गए पहले झंडे से शुरुआत होता है जिसमें लाल, पीला और हरा रंग था। ध्यान रखिएगा, जो 1906 में सबसे पहले कोलकाता में फहराया गया था उसमें लाल, पीला और हरा रंग था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के सुझाव पर चरखे वाला झंडा बनाया जो 1931 में भारत के वर्तमान तिरंगे के आधार स्वरूप बदल गया जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने चरखे की जगह अशोक चक्र वाले वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का इतिहास रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में बंगाली में रचे गए मूल गीत भारत भाग्य विधाता से शुरू होता है जिसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, ध्यान रखिएगा, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1875 में शुरू होता है जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह कविता लिखी थी।
और यह पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया और 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में इसका गायन किया गया। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम का जो कवि थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और इनमें संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया और इसके पहले 2 पदों को आधिकारिक मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है अहमदनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मुंबई। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की शिक्षाओं को बहाल करना और हिंदू धर्म से सामाजिक बुराई जैसे जातिवाद, बाल विवाह और मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और भारत में स्वराज यानी कि स्वशासन की वकालत की। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।